हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद सी प्रणव। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिटेल में सारी चीजें समझी थी। डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हमने 2 by 2 मैट्रिक्स, 3 by 3 मैट्रिक्स दोनों के फॉर्मूलाज देखे थे। और क्या देखा था सर, और प्रॉपर्टीज डिटेल में करी थी। माइनर और कोफैक्टर ये भी हमने कंप्लीट किया था। ठीक है गाइस, तो इस लेक्चर में हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज आपको ये भी पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट्स जो है उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। सर हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ क्यों रहे थे, उसका यूसेज, मैथ्स में कोई यूसेज था क्या आगे जाके, वो भी हम आज कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि दिस इज पार्ट 2 ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, ऊपर मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ वीडियो की, आप उसे क्लिक कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर आप मेरी चैनल में फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं, आपने कोई भी वीडियोस नहीं देखे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी नई डिटेल्स हैं, आपको जो भी अपडेट्स हैं वो आपको चैनल्स में मिलते रहेंगे। और अदरवाइज भी जितने वीडियोस ऑलरेडी हैं उसे आप जाके अच्छे से पहले देख सकते हैं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द चैप्टर्स आर ऑलरेडी इन माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद आए और अगर आपको मेरा कोर्स बाय करना है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, डिटर्मिनेंट्स लेक्चर नंबर 2। दोस्तों, आज जो हमको सबसे पहले पढ़ना है वो एक टर्म है जिसका नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट अगर हमने कैलकुलेट किया एंड द आंसर इज कमिंग टू जीरो, इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर उसका आंसर नॉन जीरो है, इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो सिंगुलर मैट्रिक्स का बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, इफ अ मैट्रिक्स, if a determinant of matrix if a determinant of a matrix is equals to zero, then it is singular. If it is, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, if determinant of any matrix A is not equal to zero, it is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है दोस्त, कुछ इसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स आप एग्जांपल लीजिए, उसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लीजिए, अगर जीरो आता है तो वो सिंगुलर है, अगर जीरो नहीं आता तो वो सिंगुलर नहीं है। इट्स दैट सिंपल। अगली बात, जो अगला टॉपिक आता है हमारा, उसका नाम है एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम लोग आगे चल के सर ये भी समझने वाले हैं कि प्रैक्टिकल यूसेज क्या है। तो उस प्रैक्टिकल यूसेज में हमको एक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना पड़ता है, और इनवर्स निकालने के लिए हमको पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाना बहुत जरूरी है। तो पहले सर हमको समझना होगा कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी, एडजॉइंट मैट्रिक्स समझना, इट इज अ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सर ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, सर ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी इसके लिए। अच्छा, पहले आपको बता दूं, मैं ट्रांसपोज आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है, अगर मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूं, जो R1 R2 R3 तीन रोज थी, उसको अगर कॉलम बना देता हूं और कॉलम को रो बना देता हूं, मतलब 90 डिग्री अगर मैं चेंज कर देता हूं मेरे फिगर्स को, रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड, तो वो कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहां पर हमको ट्रांसपोज करना है कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो सर कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको तब पता चलेगा जब आपको कोफैक्टर पता होगा। तो पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूं कि कोफैक्टर्स क्या होता था। सर कोई भी मैट्रिक्स में अगर आप किसी एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो आपको पहले उसका माइनर निकालना होता था। माइनर क्या होता था सर, माइनर मतलब उस एलिमेंट की जो भी रो या कॉलम है उसको हाइड करके जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनकी मदद से जो वैल्यू आ रही है, दैट इज कॉल्ड माइनर। और माइनर के आगे -1 का पावर i प्लस जे था, अगर आपको याद हो।
अगर आपका रो प्लस कॉलम का काउंट का टोटल अगर इवन आता है तो पॉजिटिव, अगर ऑड आता है तो नेगेटिव। इस तरह से हमने पढ़ा था। ये देखिए एक बार आपको रिवाइज भी करा देता हूं। कोफैक्टर हम लोग सी आई जे से इसे डिनोट करते थे। सी आई जे वॉज इक्वल टू एम आई जे, बशर्ते कि -1 का पावर i प्लस जे का हिसाब से आपको साइन पहले यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा कोफैक्टर्स। अगर आपने डायरेक्टली इस वीडियो को ही ओपन किया तो पहले आप प्रीवियस वीडियो में जाके कोफैक्टर्स अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में यहां पर ले जाने का कोई सेंस बनता नहीं, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो इज अवेलेबल फॉर दैट। नाउ कोफैक्टर में सर, कोफैक्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं? एक काम करते हैं, हम लोग आईसीआई का एक एग्जांपल लेते हैं, इलस्ट्रेशन लेते हैं, उस इलस्ट्रेशन को हम लोग खुद सॉल्व करके फिर चेक करेंगे कि हमारा एडजॉइंट सही आता है या नहीं। तो ये मैं आ गया आईसीआई का पेज नंबर 14 में, और पेज नंबर 14 से ये मैंने क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 15 यहाँ पे आपका कॉपी कर लिया, और उसे मैं अब अपनी नोटबुक में लेके जाने वाला हूँ। ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 15। यस, तो देखिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है सर। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपके पास 1 4 0 -1 2 and 2 and 0 0 2। अब आपको क्या निकालना है? आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं, सारे कोफैक्टर्स। और मैंने आपको सिखाया था कोफैक्टर निकालने के लिए पहले मुझे माइनर निकालने होते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, हम सारे के सारे जितने भी 9 माइनर्स हमारे निकलते हैं ना, वो हम निकाल के यहाँ पर रख लेते हैं। सो M11, M12 एंड M13। आई थिंक यहाँ पर हम लोग रो लिखते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 1 एंड 3 1। यहाँ पर आ जाएगा M12 M13, और दूर कर देते, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। M12 M13, देन M22 M23 M32 एंड M33। फिर से बता देता हूँ गाइज, अगर आपने माइनर पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर आपने बताया नहीं, बट दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है कि माइनर क्या होता है। ठीक है ना, तो जल्दीबाजी मत करो, प्रीवियस वीडियो देखकर फिर इस वीडियो को देखो तो और ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। चलिए, अब हम लोगों को सबसे पहले निकालना है M11 का माइनर या M11 माइनर। तो सर M11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो टर्म है उसको पहले चेक करना होगा। सर वो है 1। इसकी पूरी जो रो है उसको हाइड कर दो, इसका जो पूरा कॉलम है इसे भी हाइड कर दो। अब मुझे बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स बचे? सर अब बचे मेरे पास 2 2 0 2। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 0, कितना आता है आंसर? सर दिस विल बिकम 4 माइनस 0 विच इज 4। ये पहला माइनर सबको समझ में आया क्या? पहला माइनर मैंने डिटेल में बताया है, एक और डिटेल में बता देता हूं, उसके बाद मैं स्पीड में करूंगा इसे। ठीक है, चलिए, तो पहले हम लोग जितना हमने मार्क किया था या हाईलाइट किया था उसे हम लोग पहले रिमूव कर देते हैं। यस, अब हमको निकालना है सर M21 निकालते हैं। चलिए M21 के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाला आप पहले तो एलिमेंट ले लो, फिर उसके बाद इस पूरे कॉलम को हाइड कर दो, इस पूरी रो को हाइड कर दो। सर अब चार एलिमेंट्स कौन से बच गए? 4, अब आपका बच गया ये 4 2, ये 0 और ये 0। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 0। अब आप बताइए क्या आंसर आएगा? सर 8, 8 आ गया। ठीक है, चलिए अब स्पीड में करते हैं दोस्तों। अब आई होप आपको जिसने प्रीवियस लेक्चर किया है आपको भी याद आ गया है कि हम लोगों ने माइनर कैसे निकाला था। तो अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड पकड़ते हैं और सारे इसको निकाल लेते हैं। -1 और लास्ट एलिमेंट क्या था? सर लास्ट एलिमेंट था 0, 1 -1 0, और ये आपका मैट्रिक्स यहाँ पे होता है क्लोज। यस, परफेक्ट गाइस। अब देखते हैं जी,
M31 या M31 या फिर M12 निकाल लेता हूँ, चलो M12। तो सर M12 के लिए मुझे इस 4 को लेना होगा, इसके जो भी रो और कॉलम है उसे हाइड किया तो बचा मेरे पास -1 इंटू टू माइनस टू इंटू जीरो, -1 इंटू टू एंड 2 इंटू जीरो, तो ये हो जाएगा मेरे पास -2। ये हमने कर दिया M12। अब करते हैं M13 के बारे में बात। तो सर अब हमारे पास बच गई ये 4 एलिमेंट्स। अब ये 4 एलिमेंट्स को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1 इंटू जीरो -2 इंटू जीरो, दोनों ही जीरो हो गए तो आंसर आ गया 0। परफेक्ट। नाउ M22, M22 मतलब मैं बेस लूंगा इस वाले को, दिस वन। तो ये और ये आपका गायब, ये और ये भी गायब। अब बच गया आपके पास सिर्फ ये 1 2 3 एंड 4। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू टू माइनस 0 इंटू जीरो, ये हो जाएगा आपका ओनली 2। अगेन M23, M23 के लिए सर हम लोग करेंगे इसको बेस बनाएंगे, तो ये और ये आपका हाइड हो गया, ये और ये, तो बचा फिर 1 इंटू जीरो -4 इंटू जीरो। सर ये भी जीरो है, यस ये भी जीरो हो गया। चलो भाई इसको भी रिमूव किया। अब M31, M31 मतलब ये, तो ये गया, ये गया, तो बचे सिर्फ 4022, तो 4 इंटू टू -0 इंटू टू, सर ये भी 8 आ गया, यस ये भी 8 हो गया। देन M32, M32, तो ये भी गया, ये भी गया, तो क्या बचा 2 इंटू वन -0 इंटू -1, तो ये बचेगा सिर्फ 2, क्योंकि सर 0 मल्टीप्लाई होगा तो वैसे भी 0 हो जाएगा। देन M33 मतलब इसको बेस लोगे तो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू टू -4 इंटू -1। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। ये हमारा क्या बन गया, ये हमने सबके माइनर निकाल दिए। सर अब माइनर से कोफैक्टर जाने की मेथड क्या थी? माइनर से कोफैक्टर जाने के लिए बस आप ये देख लो कि आपका पोजीशन ऑफ रो और कॉलम क्या है, दोनों पोजीशन को टोटल करो, अगर वो इवन आता है तो माइनर आपका कोफैक्टर आपका पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए हम लोग निकाल लेते हैं, सारे कोफैक्टर्स भी निकाल लेते हैं। C11, सर C11 हो जाएगा मेरा 1 प्लस 1 मतलब पावर 2, तो 4 का 4 रहेगा। C12, सर C12 मतलब नेगेटिव, C12 नेगेटिव, 1 और 2 ऑड हुआ ना, तो नेगेटिव ऑफ -2 करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा सर। देन C13, C13 सर हमारे पास है, M13 है 0, चाहे आप माइनस कर दो पॉजिटिव कर दो वो तो वैसे भी 0 रहना है, तो उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। देन C21 सर अगेन 2 + 1 3, ऑड, ऑड है तो 8 बन जाएगा -8। देन 2 + 2 4, इवन है तो जैसा है वैसा ही दिखेगा, +2 ही रहेगा। देन C23, सर ये तो 0 है तो 0 तो चेंज होगा नहीं। देन कम्स C31 314, तो 8 हो जाएगा आपका, 8 ही रहेगा पॉजिटिव। देन M322 325, तो 2 बन जाएगा आपका -2। देन लास्ट इज 336, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा तो C33 भी आपका 6 रहेगा। अच्छा जी, ये हमारे सारे आ गए कोफैक्टर्स, पूरे 9 कोफैक्टर्स। अब इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो बस, सिंपल, वो कहलाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। सर ये तो बहुत बड़ी बड़ी मेथड्स आप बता रहे हो। देखो भाई ये हम लोग कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आए, हो सकता है आपको सिर्फ माइनर दे दे कोफैक्टर निकालना हो, तो समझना तो पड़ेगा ना एक एक स्टेप, क्योंकि कोई एक स्टेप उठा के भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो हमको समझना पूरा पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन छोटा है, ठीक है ना। तो इसका मैट्रिक्स मैंने बना दिया 4 2 0 -8 2 0 एंड 8 -2 6। ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स था इसका ट्रांसपोज कर दो। सर ट्रांसपोज क्या था, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सर 4 2 0 -8 8 2 -2 0 0
6। सर यही हमारा कहलाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। कोफैक्टर को जब आप ट्रांसपोज कर देते हो जो मैट्रिक्स बन के निकलता है यही आपका कहलाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो हम लोग वही टॉपिक पढ़ रहे थे एडजॉइंट मैट्रिक्स, बट सर डेफिनेशन में जाने से मतलब नहीं है, जब तक एग्जांपल नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक बार चेक कर लें क्या कि हमने सही निकाला है या नहीं एडजॉइंट। सर 4 माइनस 8 8, ओ सॉरी 4 माइनस 8 8 परफेक्ट है। देन 2 2 माइनस 2 2 2 माइनस 2 एंड 0 0 6, दिस इज करेक्ट। तो आप इलस्ट्रेशन में भी जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आया है। बट एक बार रिवाइज करते सर, क्योंकि बड़ा हो गया था प्रोसेस, तो हो सकता है कुछ लोगों ने अपना क्लू छोड़ दिया हो कि सर क्या हो रहा था, हम भूल गए। देखो भाई, एडजॉइंट के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इट मींस अ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो जो भी मैट्रिक्स है पहले उसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा, और जो कोफैक्टर्स निकलेंगे उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा, और उसके बाद जो मैट्रिक्स आपका बनेगा उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देना, रो कॉलम इंटरचेंज कर देना। अब जो मैट्रिक्स मुझे दिखेगा वो एडजॉइंट कहलाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल में हमने सारे एलिमेंट्स के माइनर निकाले। पहले माइनर कैसे निकाले मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया दोस्तों, ठीक है, आना चाहिए समझ में। अब ये माइनर्स हमारे निकले 9 के 9, उसमें हमने प्लस या माइनस साइन का जो भी एडजस्टमेंट देना पड़ता है बेस्ड ऑन द पोजीशन वो किया, उससे हमारे कोफैक्टर्स निकल गए। सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, ये हो गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स, और उसको जब हमने ट्रांसपोज कर दिया तो ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया है। प्लीज अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कर देना वीडियो में। अच्छा जी, अब अब हमारा मेन पॉइंट आया है सर, जिसके लिए हम लोग ये सारा डिटरमिनेंट्स का डिस्कशंस कर रहे थे, और वो है हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगला टॉपिक है आपका सबसे इंपॉर्टेंट। सर बड़े क्वेश्चंस होते हैं इनवर्स के, क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते, लेकिन इनवर्स के बारे में चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को पहले हम लोग हमारे कॉन्सेप्ट नोट्स में जाके देखते हैं सर क्या बोला गया है उसके बारे में। If A is a square matrix, I am here. If A is a square matrix and determinant of A is not equal to 0. A जो है एक मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर नॉन सिंगुलर पढ़ा था हमने ऊपर। तो अगर आपको A इनवर्स निकालना है तो व्हाट यू नीड टू डू, सर A इनवर्स निकालने के लिए हमको पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी, और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट लिखकर उसको एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स में ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वो हर एक एलिमेंट्स में होगा, और उसके बाद जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज अवर इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो बात हुई इनवर्स की, पर इनवर्स कहाँ यूज होने वाला है वो एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करो, अभी हम लोग इनवर्स जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था उसी पर निकाल देते हैं। इनवर्स का क्या बताया सर फॉर्मूला, इन्होंने इनवर्स का फॉर्मूला बताया कि a टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ a। अब जो ऊपर आपका एग्जांपल था, ये वाला एग्जांपल जिसमें सिर्फ आपको एडजॉइंट निकालना था, अगर मेरा एडजॉइंट निकल जाता है तो बस मुझे एक कांस्टेंट से तो उसे मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा इनवर्स भी आ जाएगा। तो हम लोगों ने एडजॉइंट इसलिए पढ़ा था ताकि हम लोग इनवर्स निकाल पाए। ठीक है, ये बात को समझना। अच्छा जी, सर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि हमारे पास एडजॉइंट तो ऑलरेडी निकला हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम करेंगे 1 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 0। सर ये क्या कर रहे हो, 3/3 का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। -4 -1 इंटू 2 -0 इंटू 2, देन +0 -1 इंटू 0 -2 इंटू 0। तो सर क्या आ गया डिटर्मिनेंट, 1 4, तो 1 इंटू 4 -0 -4 -2 0, तो ये हो जाएगा -2, देन +0 इंटू, तो सर कुछ भी कर दो आप, 0 ही आने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 8, 4 2 जा 8 +0, आंसर इज 12। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास आ गया 12। अब अगर मुझे इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना है, इट इज वेरी सिंपल, 1 अपॉन 12
इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या था सर हमारे पास? 4 -8 -8, 4 -8, आई थिंक -8 +8 था, yes, then 2 2 -2 and 0 0 6, then 2 2 -2 and 0 0 6. This is what? This is our inverse of a. क्लियर है? नाउ सिंपली आपको क्या करना है, इस 1/12 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/12 -8/12, 8/12, 2/12, then 2/12, -2/12, then 0/12, again 0/12 and 6/12. अब कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग इसको लिख देते हैं, पॉइंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। 1/3 ये हो जाएगा, 4 2 8, तो -2/3, ये नॉर्मल 2/3, दिस विल बी 1/6, 1/6, 2 -1/8, 0 0 1/2। यस, दिस इज योर मैट्रिक्स ए इनवर्स। तो ए इनवर्स भी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी हमने समझ लिया सर बेसिक प्रोसेस कि आपको एडजॉइंट निकालना है पूरा का पूरा, और सिर्फ उसी में मेहनत है, इनटू 1/डिटर्मिनेंट कर देना है, तो आपका आ जाएगा इनवर्स मैट्रिक्स। लेकिन बात ये है सर, आप 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर रहे हो, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो 1/0 तो निकलता नहीं है। तो इसीलिए इसीलिए आपको कंडीशन क्या बता दी स्टार्टिंग में, कि इनवर्स तभी निकल सकता है जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन सिंगुलर हो, क्योंकि सिंगुलर मतलब 0। तो ये पॉइंट समझ में आया कि सर क्योंकि उसे डिवाइड करना है आगे जाके, और 0 कभी किसी से डिवाइड होता नहीं है, इसलिए अगर 0 आपका डिटर्मिनेंट आ रहा है तो आप इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते। दिस इज द कंडीशन। अब हम लोग वापस से आईसीआई एग्जांपल्स में आते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसका यूज कहां होने वाला है। सी दिस क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 16, इट सेज solve the following system of equation by matrix inversion method। मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के अगर आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो वो मेथड जो हमारी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सर आपने तो मेथड बताई नहीं, सीधे एग्जांपल करा रहे हो। एग्जांपल के थ्रू ही मेथड आपको समझाऊंगा दोस्त, बिल्कुल चिंता मत करो। अब देखो, सबसे पहले स्टेप 1 समझना क्या करने वाले हम लोग। ये जो भी आपकी 3 इक्वेशंस दी हैं, ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ये 3 इक्वेशंस आपके पास है, ठीक है। अब इन 3 इक्वेशंस के कोफिशिएंट निकालने हमको, जैसे 2x 8y और 5z है, तो 2 8 5 इस तरह से। अच्छा जी, तो सर इसे हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला मैं निकाल देता हूं 2 8 5, उसके बाद 1 1 1 1 2 -1। सर क्या किया आपने, फिर से कीजिए। एक बात देखो दोस्त, अच्छे से ध्यान से देना। यहाँ पे x किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से। यहाँ पर x किससे मल्टीप्लाई हुआ है सर, किसी से नहीं, मतलब 1 से। यहाँ 1 से, यहाँ 1, यहाँ +2, यहाँ +8, यहाँ +5, +1 -1। इन नंबर्स को बाहर निकालना है, इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। इनको आप लिख दो मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए आपका हो गया 2 8 5 1 1 1 एंड 1 2 -1। दिस इज व्हाट मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स बी, सर मैट्रिक्स बी हो जाएगा जो आपके 3 वेरिएबल हैं, विच इज x y and z, x y and z। अब मुझे सारे लोग बताइए, क्या आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बनता है? क्या आप सभी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बनता है? हाँ सर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बनता है हमको, पर वो तभी पॉसिबल होता है जब पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका जो भी ऑर्डर है, जैसे यहाँ 3/3 है, और दूसरे वाले का जो भी ऑर्डर है, जैसे यहाँ 3/1 है, तो पहले का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे का नंबर ऑफ रोज अगर वो मैच कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है। मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को रिमाइंड कराया दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तब पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे का नंबर ऑफ रोज दोनों मैच कर जाए। यहाँ पर सर दोनों मैच कर गए, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो बताइए मुझे ए बी मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? सर ए बी मैट्रिक्स के लिए मुझे पहले वाले की रो, दूसरे वाले का कॉलम, फिर दूसरे की रो, फिर पहले का इसका कॉलम, फिर इसकी रो, फिर इसका कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा।
ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है। सो 2x प्लस 8y प्लस 5z, x प्लस y प्लस z एंड x प्लस 2y माइनस z। सर ये हो गया हमारा ए बी। क्या आपको ये देखा हुआ लग रहा है कहीं? बताइए मुझे सारे लोग, क्या ये आपको देखा हुआ लग रहा है कहीं, ये वाला पोर्शन? सर मुझे ये ऐसा क्यों लग रहा है कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। जी हाँ, यही रीजन था कि क्यों मैंने उसको दो अलग अलग मैट्रिक्स की तरह लिखा। A इंटू बी इज योर LHS। अगर आप मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी योर LHS एंड योर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ऐसा ही होता है इक्वेशन में। तो क्या यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B इज इक्वल टू आपका 5 माइनस 2, 2 बार माइनस 2 है क्या? नहीं सर, 5 माइनस 2 2 है। यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज को, क्वेश्चन में यहाँ पर ये यहाँ पर दिया हुआ है -2, बट रियलिटी में इट इज 2 ओनली, क्योंकि आगे अगर आप सॉल्यूशन में देखोगे तो उसको 2 लेके ही सॉल्व किया हुआ है। और वही चीज आई थिंक और भी एक मिस्टेक है क्वेश्चन में, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा था। 285 111 -1, यहाँ भी -1 आएगा। देखो यहाँ -1 आएगा, इन्होंने 1 लिख दिया, तो थोड़ी मिस्टेक्स है क्वेश्चन में। पर हमने जो क्वेश्चन लिखा है वो सही है, बस ये वाला पोर्शन हमारा गलत है। यहाँ पर हमको -2 लिखना है इसे। इस -2 को 5 -2 और 2 है तो इसको हम लोग लिख देंगे सिर्फ 2। दिस इज ओनली 2, बाकी सब सही है। ये हो जाएगा आपका 5 -2 एंड 2। ये 5 -2 एंड 2 हो गया, ठीक है। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं A इंटू बी इज इक्वल टू 5 -2 इंटू 2? यस सर। अब हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना होता है XYZ की वैल्यू, और XYZ है B। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि B निकाल दो, तो क्या आप बोल सकते हैं A इनवर्स इंटू 5 -2 2? अगर A इनवर्स मैट्रिक्स निकल गया और उस A इनवर्स मैट्रिक्स को आप अगर 5 -2 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको B मैट्रिक्स मिल जाएगा, और B मतलब XYZ की वैल्यू। तो सर इक्वेशंस में हमको यही तो करना होता है। सर नहीं समझ में आया, बहुत ज्यादा ऊपर से जा रहा है, डोंट वरी, समझाता हूँ। देखो थोड़ा तरीका बदलता हूँ। मैंने आप लोगों को समझाया कि जो मेरे पास ये क्वेश्चन था इक्वेशंस का, ये जो मेरा इक्वेशंस का क्वेश्चन था पूरा, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो हमको करना था, जो गलत दिया हुआ है वहाँ पे बुक में, ये जो पोर्शन है आपका, ये -2 नहीं होगा, ये होगा +2। क्वेश्चन ही गलत है वहाँ पे, सॉल्यूशन में सही किया हुआ है, क्वेश्चन में गलत दे दिया है। 5 -2 2। हमने क्या किया सर? सबसे पहले हमने ये वाला जो LHS का पोर्शन है, इस LHS के पोर्शन को अच्छे से एनालाइज किया, उसमें से ये नंबर्स निकाले 285 111 एंड 12 -1, और तीन जो वेरिएबल थे XYZ उनको भी एक मैट्रिक्स में लिखा, और हमने देखा कि अगर हम A और B को मल्टीप्लाई करते तो वो हमारी इक्वेशंस के बराबर ही होता है। अगर A और B इक्वेशंस के बराबर होता है तो इक्वेशंस भी A और B के बराबर हो जाएंगी। क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ। और सर अगर ये इसके बराबर हो जाएगा, ये अगर मेरा AB है, इफ दिस इज AB, सो दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू माई RHS ना, क्योंकि LHS और RHS बराबर होते तभी तो इक्वल का साइन लगा हुआ है बीच में। ये बात भी समझ में आई। एक काम करते हैं, इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं X। ये हमारा हो गया X मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक X मैट्रिक्स भी लिख देता हूं, चलिए। X मैट्रिक्स है मेरा 5 -2 एंड 2, 5 -2 एंड +2। अब मैं ये तो लिख सकता हूं, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर AB इज इक्वल टू X। देख लो ऊपर आके, AB इज इक्वल टू X। AB जो है हमारा वो पूरा ये है, LHS इज इक्वल टू X। हाँ सर, ये हम लिख सकते हैं। अब जनरली हमको निकालना क्या होता है सर? सर जनरली हमको निकालना होता है XYZ, यही तो सॉल्यूशन होता है ना इक्वेशंस का। तो XYZ निकालना मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, B की एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी है। B है XYZ, तो उसके सामने क्या वैल्यूज आएंगी ये हमें निकालना है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि B इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके इनवर्स चला जाएगा? यस सर, वहां जाके हो जाएगा A⁻⁻1 इंटू एक्स। कोई भी चीज यहाँ मल्टीप्लाई में तो सामने जाके इनवर्स बन जाएगी। इसी इनवर्स के लिए हमने इतना सारा एडजॉइंट और सब कुछ पढ़ा है, A इनवर्स निकालने के लिए। अब इस क्वेश्चन में हम लोग ये सारी चीजें निकालते हैं। सर अगर आपको B निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको चाहिए X और आपको चाहिए A इनवर्स।
एक्स आपके पास रेडिली अवेलेबल है। सर बी भी तो निकला हुआ है, अरे बी तो एक्स वाई जेड है, उसकी वैल्यू तो नहीं पता ना, इक्वेट करना पड़ेगा। ये मेरे पास अवेलेबल है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप मैं करता हूं, स्टेप 1 टू कैलकुलेट ए इनवर्स। ए इनवर्स कैलकुलेट करना है सर। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। इनफैक्ट सर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देना चाहिए, बताइए क्यों? क्योंकि सर अगर सिंगुलर आता है तो फिर आंसर होगा ही नहीं, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को चेक करो कि वो जीरो के बराबर तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो उसका इनवर्स नहीं निकलता। तो कहाँ है हमारा मैट्रिक्स? हमारा मैट्रिक्स है 2 8 5 1 1 1 1 2 -1। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आ गया आपका मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स ए। आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, 2 ब्रैकेट में हो जाएगा -1 -2, देन -8 ब्रैकेट में हो जाएगा -1 -1, देन +5 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 -1। ये होगा -3 इंटू 2 विच इज -6, -2 इंटू -8 +16, देन 2 -1 1, तो +5, 16 5 21 -6 इट इज इक्वल टू 15। सर मैट्रिक्स ऑफ सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 15 के बराबर आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स वी कैन कैलकुलेट इनवर्स। अगर वो 0 आ जाता तो हम लोग यहीं पे हमारा सवाल रोक देते। वी कैन कैलकुलेट नाउ इनवर्स। अच्छा जी, अब इनवर्स कैसे निकाला जाए? ए इनवर्स, सर अब हमको दूसरा स्टेप चाहिए एडजॉइंट मैट्रिक्स ना, क्योंकि ए इनवर्स होता क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। अभी एडजॉइंट नहीं निकलेगा तब तक उसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे डिटर्मिनेंट से? तो सबसे पहले अब हम निकालते हैं एडजॉइंट। और एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए क्या होता है? इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आप निकालोगे, इट इज कॉल्ड एज एडजॉइंट ऑफ ए। अब सर इसका मतलब हमको निकालना पड़ेगा पहले कोफैक्टर सारे। अब मैं कोफैक्टर्स स्पीड में निकालूंगा, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स ए, इसके सारे कोफैक्टर्स निकालने वाला हूं अब मैं। ठीक है, तो कोफैक्टर्स अब हम निकालते हैं। सबसे पहला, अच्छा सर कोफैक्टर्स फिर से बता दूं, अभी हम लोगों ने एडजॉइंट एक प्रैक्टिस किया था। हर एक एलिमेंट का हर एक कोफैक्टर निकलेगा। कोफैक्टर का मतलब माइनर के जैसा ही होता है, बस आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं इसका 2। सर जब हम 2 की बात करते हैं तो किसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए? सर 1 इंटू -1 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू -1, जिसको मैं लिख देता हूँ सीधे -1, देन माइनस का साइन लगा के 2 इंटू 1, ये हुआ आपका। अब इसके बाहर सर प्लस साइन लगाऊं या माइनस? पोजीशन क्या है? 1 1 1 1 पोजीशन का मतलब है इवन, तो कुछ भी नहीं करना है सर, जैसा है वैसा ही रहने दो, साइन चेंज नहीं करना है। अब बारी आती है सर 8 की। अब आप जब 8 की बात करते हैं, अच्छा ऐसे नहीं करते हम लोग इसको, यस। अब मैं बात कर रहा हूं 8 की। जब मैं 8 की बात करता हूं तो इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो 1 इंटू -1 विच इज अगेन -1, -1 इंटू 1 अगेन -1। अब सर बाहर साइन नेगेटिव का लगेगा या नहीं? पोजीशन क्या है? 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब टोटल इवन आया या ऑड? ऑड आया सर, तो यहाँ नेगेटिव का साइन बाहर लग जाएगा, माइनस। देन 5, उसके बाद ये 5 आया। अब 5 आया तो 2 1 जा 2, सर क्या किया आपने? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2 -1। अब ये पोजीशन क्या है? पोजीशन है 1 3, रो 1 कॉलम 3, 1 + 3 4, तो वहां भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगला, अब मैं सर इसका कोफैक्टर निकालना चाहता हूँ इस पोजीशन का, तो प्रोडक्ट होगा और इसके बीच में। सो 8 इंटू -1 -8, और 5 इंटू 10 -10। सर माइनस साइन तो ऑलरेडी रहता है, 5 2 जा 10। ठीक है, अब ये पोजीशन क्या है? पोजीशन है 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सर ऑड होगा ना, 2 1 3 होता है। देन नेक्स्ट, ये फर्स्ट, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे सर? अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा 2 और -1 का,
1 और 5 का। सो 2 और -1 हो जाएगा -2, माइनस नेगेटिव का साइन तो लगाना ही होता है, 5 इंटू 1 5। पोजीशन क्या है 2 2, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा 1 का। अब ये वाले 1 का, तो सर ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में इससे, 2 2 जा 4 -8 1 जा 8। परफेक्ट। सर साइन चेंज होगा, चेक कर लो। पोजीशन क्या है 2 3, मतलब नेगेटिव, मतलब ऑड है, तो ऑड है तो नेगेटिव का साइन बाहर लगा दो। नाउ अब हमारा बचा थर्ड रो। थर्ड रो में पहला ये वाला 1, तो सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 और 5 का, तो 8 बन जाए 8 -5। और ये पोजीशन क्या है 3 1, मतलब इवन पोजीशन है, तो साइन नेगेटिव का नहीं लगाना है। देन दिस 2, ये 2 की बात करते हो आप, तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका और इसका। सो 2 1 जा 2, -5 1 जा 5। सर पोजीशन है 3 2, 3 2 पोजीशन है, मतलब ऑड पोजीशन है, तो नेगेटिव का साइन एक बाहर जरूर लगा देना। और अब लास्ट बचा हमारा दिस वन, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, तो 2 -8। सर ये है 3 3 पोजीशन, मतलब इवन पोजीशन, तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग कोफैक्टर्स निकाल देंगे, इसी को सॉल्व कर देते हैं। और सॉल्व करके जब हम इसे लिख देंगे तो कोफैक्टर बन जाएगा वो -3, देन -2 इंटू 1 +2, 2 -1 +1, this will be -18 into -1 +18, then -7, then 4 -8 -4 into -1 which is +4, then 8 -5 3, then 2 -5 -3, तो ये हो गया +3, 2 -8 -6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या सर, ये हमारा कोफैक्टर का मैट्रिक्स हो गया। बस इसको ट्रांसपोज कर दो और आपको मिल जाएगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट भी लिख देता हूं मैं सीधे। सर ये हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए -3 2 1 18 -7 4, देन 3 3 एंड -6। परफेक्ट। ठीक है गाइस, ये हुआ एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए के बाद क्या निकालना है सर, एडजॉइंट ऑफ ए के बाद आपको निकालना होगा ए इनवर्स। और ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट आया था हमारा 15, सो 1/15 इंटू -3 18 3 2 -7 3 1 4 -6, this is A inverse, this is A inverse. Now what next sir, अब ऑब्जेक्टिव समझो ना, हम क्या कर रहे थे सर, हम लोगों को निकालना था b की वैल्यू, या फिर मैं ये भी बोल देता हूँ वापस से, ए बी एक्स के बराबर था, b मुझे निकालना था, तो सो b was a inverse x. नाउ लेट्स कम टू b आप निकाल रहे हो, तो a इनवर्स इंटू एक्स होना चाहिए, तो मैं a इनवर्स यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा a इनवर्स हमने इस स्टेप में ले लिया, और इस a इनवर्स को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। सर व्हाट इज x, x एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें RHS की वैल्यूज रखी हुई थी। क्या था उसका वैल्यूज, सर वो RHS की वैल्यूज थी 5 2 5 -2 एंड 2, 5 -2 एंड 2, ये हो गया। नाउ अब हम लोग इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। आप बताइए क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सर बिल्कुल पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि ये 3/3 का है और ये 3/1 का है। पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले की रो मैच कर रही है। कैसे निकालोगे सर आप, 1/15 बाहर रख देंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 18 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2, देन 2 इंटू 5 प्लस -7 इंटू -2 प्लस 3 इंटू सॉरी या 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, देन लास्ट हो जाएगा आपका 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू -2 प्लस -6 इंटू 2। ये हमने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दिया। नाउ ये हो गया आपका 15, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। 15 18 टू जा -36 प्लस 6, देन दिस इज 10 प्लस 14
plus 6, then 5 minus 8 minus 12. क्या होगा? 15 plus 6 minus 36. This is minus 15, sir. Then 10 plus 14 plus 6, which is 30. 5 minus 8 minus 12, which is equal to minus 15. अच्छा, यहाँ 1/15 डिवाइड में था, यहाँ भी 1/15 अभी हमने डिवाइड तो किया ही नहीं है। अच्छा, ये सारी वैल्यूज अब मैं डिवाइड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? -1 2 -1। और ये किसके बराबर है सर? b के बराबर है। और b क्या था दोस्त? सर b था मेरा x y z। अब आप मैट्रिक्स b जो कि x y z है, इसको इसके बराबर करोगे तो क्या आपको अपने आप सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस निकल गया या नहीं निकला? बताओ। सर निकल गया। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -1। तो ये हमारा यूज था डिटर्मिनेंट का। तो अब जाके इस एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने समझा कि सर डिटर्मिनेंट का यूज क्या होता है। इज इट क्लियर गाइस? अच्छा जी, एक मिस्टेक हमने करी यहाँ पर। सर वो मिस्टेक ये है कि जब आप यहाँ पे 3 into 5 कर रहे थे प्रोडक्ट के समय, ये 3 into 5 नहीं था, ये -3 into 5 था। समझे बात को? क्या प्रॉब्लम हो गई? यहाँ -3, तो वो माइनस मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ये -15 हो जाएगा। और जब आप -15 -36 करोगे तो ये होगा 15 + 36 -6, तो ये हो जाएगा -45। और जब वो -45 होगा तो दिस विल बिकम -3, दिस विल ऑल्सो बिकम -3, और x की वैल्यू हो जाएगी -3 के बराबर। सो आंसर हो गया -3 + 2 -1। सर ये तो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन था दोस्त, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। बट इसके जो स्टेप्स है ना, ये आपको एक एक स्टेप पता होने चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे थे। आपको कल को कोई यूज पूछ लेगा कि डिटर्मिनेंट्स क्यों निकाल रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि सर जो बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती हैं जिसमें 3 3 वेरिएबल होते हैं, उसको निकालने का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। या तो ट्रायल एंड एरर से करो, या तो फिर सर ये जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अभी पढ़ा उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है ना? तो फिर से एक बार फटाफट रिकॉल कर देता हूं। देखो इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर आई गेस 16 आईसीआई मटेरियल का। आपको 3 इक्वेशंस दी हुई थी। तीनों इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने लिखा, ए बी फॉर्म में लिखा मैंने एलएचएस को, और आरएचएस को लिख दिया एक्स के फॉर्म में। अब मैंने बोला कि ए बी इज इक्वल टू एक्स, सो इसका मतलब यह है कि बी की वैल्यू ए इनवर्स एक्स के बराबर होगी। अभी b है एक्स वाई जेड, अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं और b से इक्वेट कर दूंगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने किया कि चलो भाई a इनवर्स निकालते हैं। बट a इनवर्स निकालने से पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करना होगा, कहीं वो 0 के बराबर तो नहीं आ रहा। तो आंसर आ रहा था 15, तो आई कैन कैलकुलेट इनवर्स, इसलिए मैं आगे प्रोसीड कर गया। अभी इनवर्स निकालने के लिए मुझे अगली चीज चाहिए थी एडजॉइंट। एडजॉइंट आता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर से। तो पहले हमने मैट्रिक्स ए में से कोफैक्टर्स निकाले सारे, ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स बन गया। उसको ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट बन गया। एडजॉइंट में 1/15 लिख दिया। अब ए इनवर्स मुझे मिल गया। अब वापस में आ गया इक्वेशन में b इक्वल टू ए इनवर्स एक्स। ए इनवर्स को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज ये 5 - 2 2। तब मेरी वैल्यू जब मैंने फाइनल देखी तो आ रही है -3 - 2 1 के बराबर, और उसको b से इक्वेट कर दिया विच वाज एक्स वाई जेड। तो हमें x y और z द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस प्राप्त हो गया। बताइए सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अच्छा जी, आपको ये प्रोसेस याद रहना जरूरी नहीं है, लेकिन इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, ये सारे छोटे छोटे टर्म्स अच्छे से ध्यान होने चाहिए। ठीक है? पूरा एंटायर प्रोसेस का क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता ना एमसीक्यू में। ग्रेट। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है सर। तो सर हम लोगों ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी निकालना समझ लिया। अब ये एक मेथड थी, और जो अभी हमने मेथड करी उसका नाम एक बार मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने। इसका नाम था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मतलब मैट्रिक्स को इन्वर्स करके जब आप सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस निकालते हो, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। परफेक्ट है? अच्छा सर, देयर इज वन मोर मेथड टू कैलकुलेट सॉल्यूशन। देयर इज वन मोर मेथड, वो भी डिटर्मिनेंट बेस्ड ही है। there is one more method, और उस मेथड का नाम है क्रेमर्स रूल। सो क्रेमर्स मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने ये मेथड बनाई है। रूल का नाम हो गया क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल ने ये बोला कि हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है, और उन्होंने हमें बता दिया एक्स वाई और जेड। एक्स होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा के बराबर, वाई होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा के बराबर, और z होता है डेल्टा z अपॉन डेल्टा
डेल्टा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा के बराबर। अब सवाल ये उठता है, सर आपने तो इतना आसानी से बता दिया, पर ये डेल्टा डेल्टा है क्या? अरे भाई वही तो समझना है। अगर डेल्टा डेल्टा पता चल गया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो देखो ये रहा मेरा मैट्रिक्स ए। अगर मैं मैट्रिक्स ए को इस फॉर्म में लिखता हूँ, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ठीक है। और जो हमारा बी मैट्रिक्स होता है वो तो हमारा वो होता है एक्स वाई जेड, जो तीन इक्वेशंस के वेरिएबल होते हैं। और एक्स मैट्रिक्स एक होता है जो हमारा आरएचएस होता है, तो उसको मैं लिख देता हूँ D1 D2 D3। D1 D2 D3। ये समझ में आया सबको क्या हुआ? सर ये A1 A2 A3 जो है ना आपका, ये आपका x x x का कोफिशिएंट है, B1 B2 B3 आपका y y y का कोफिशिएंट है, C1 C2 C3 z z z का कोफिशिएंट है, और D1 D2 D3 राइट हैंड साइड है, ये आरएचएस है आपका। ये लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, जैसा हमने पिछले में किया था ना, एक्स वाई एंड जेड। एक्स का ये पूरा, वाई का ये पूरा, जेड का ये पूरा। ठीक है। अब बोल रहा है जो आपको डेल्टा निकालना है ना, डेल्टा, जो पहला सिंपल डेल्टा था उसका मतलब है डेल्टा ऑफ ए। मतलब ये जो मैंने ए मैट्रिक्स बनाया ना, इस पूरे का डेल्टा बना दो, दैट इज डेल्टा ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसका पूरे का डिटर्मिनेंट निकाल दो, दैट इज डेल्टा। लेकिन अगर आपको निकालना है डेल्टा ऑफ एक्स, तो डेल्टा ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? तब भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तब भी वैसा ही निकालना है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखो मैंने मैट्रिक्स का साइन नहीं लगाया है, मैंने सिंगल लाइन बनाई, मतलब मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है। लेकिन ये जो आपका A1 A2 A3 है, ये जो आपका A1 A2 A3 है, सॉरी, ये जो आपका A1 A2 A3 है, इसको हटा दो यहां से। सर अगर मैं उसको वहां से हटा दूंगा तो फिर कैसे निकलेगा ये 3/3? अब जो आपका D1 D2 D3 था ना, उसको यहाँ पुट कर दो। सर A1 A2 A3 क्यों क्यों हटाया? क्योंकि आपका जो A1 A2 A3 था वो x का कोफिशिएंट था, और क्योंकि हम डेल्टा x निकाल रहे हैं तो पहली वाली कॉलम को हटा देंगे। अब वापस से मैं जब डेल्टा y निकालता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना होगा, देखना। दिस इज डेल्टा y, राइट। यहाँ भी पहले मैं वही लिख देता हूँ, A1 B1 C1 A2, जस्ट अ मिनट। अब जब हमें डेल्टा y निकालना है, ठीक है, तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 A3 B3 एंड C3। और क्योंकि अब ये y की बात चल रही है, तो आपका जो ये B1 B2 B3 है, इसको यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, और इसकी जगह हमें रख देना चाहिए D1 D2 D3। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर ऐसा यहाँ पर क्यों किया गया, क्योंकि ये y की बात थी। अब हम बात करते हैं डेल्टा z की। तो डेल्टा z भी एक तरह का डिटर्मिनेंट है, वो भी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 से ही निकलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर z की बात चल रही है, तो z वाले जो पोजीशन है उसमें हम लोग ये तीनों को हटा के, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको उल्टा कर दिया, जस्ट अ मिनट। ये होगा आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 P3 C3। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ये C1 C2 C3 को, और उसकी जगह लेके आ जाऊंगा D1 D2 D3। ये हो गया आपका डेल्टा z। इस तरह से आपको चार डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। चारों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जब आ जाएगी ना, उसको आप डिवाइड कर देना। तो सर अगर आपको x निकालना होगा तो डेल्टा x की डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई उसको सिंपल वाले डेल्टा से डिवाइड कर देना। y के लिए डेल्टा y को डेल्टा से डिवाइड कर देना, z के लिए डेल्टा z को डेल्टा से डिवाइड कर देना। तो सर क्या ये मेथड आएगी एग्जाम में? वापस से वही बात है, आपको इक्वेशंस पूरा सॉल्व करने का बोलेगा ही नहीं ना, और बोलेगा भी तो हम लोग ऑप्शन से डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो, एग्जाम की चिंता बिल्कुल भी मत करो, अभी मेथड को समझने में ध्यान रखो।
तो देखिए हम लोग आईसीआई के एग्जांपल में जाके देखते हैं कि कहीं हमारे पास कोई तरीका है क्या उसे निकालने का। ये देखिए ये क्रेमर्स रूल दिया हुआ है। ये क्रेमर्स रूल में ये देखो आपको ये पूरा ये फॉर्मूला है, x इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, y इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, z इक्वल टू डेल्टा जेड अपॉन जेड डेल्टा। इस तरह से इक्वेशन दी हुई होती है, ठीक है, इस तरह से ये सारी इक्वेशंस दी है। और अब आपको बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल निकालना है। सबसे पहले तो आप ये निकाल दो कि डेल्टा एक्स क्या है और डेल्टा क्या है। सर अगर दोनों सारे सब एक दूसरे में जीरो आ गए तो अब आप खुद सोचो यार, आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है। आप हर जगह किसे डिवाइड कर रहे हो, सर डेल्टा को डिवाइड कर रहे हो। और अगर ये डेल्टा ही जीरो आ जाता है, अगर ये डेल्टा ही जीरो आ जाता है तो बताइए फिर सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं होंगे। नहीं सर, फिर तो अनडिफाइंड होगा ना, देन नो सॉल्यूशन वाली बात हो जाएगी। अगर डेल्टा ही जीरो हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो इसका हम लोगों को एग्जांपल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने डिटरमिनेंट्स बहुत सारे कर लिए हैं। चाहो तो आप ये वाला एग्जांपल हम लोग एक बार देख सकते हैं। ये देखिए कोई ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें जीरो ना आता हो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये जैसे एग्जांपल नंबर 21 में लेता हूँ, ठीक है। ये 21 में आपने देखिए डेल्टा एक्स निकाला, अच्छा नीचे भी डेल्टा आ गया, जीरो आ गया, इसलिए बोल दिया कि ये इक्वेशंस जो है इनकंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया। ये थर्ड वाला जो है इसमें आ जाएगा, एग्जांपल 22। 22 इज फाइन। 22 में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये देखिए डेल्टा पहले मैंने कैसे निकाला, 1 1 माइनस 1 3 2 3 2 7 4, इस तरह से सबके कोफिशिएंट ले लिए। फिर डेल्टा एक्स लेते समय मैंने एक्स वाली जगह को रिप्लेस कर दिया -2 13 और 31 से, d1 d2 d3। सिमिलरली जब मैं y की बात कर रहा था तो मैंने सेकंड वाला जो कॉलम था उसको 2 -2 13 31 कर दिया, और जब मैं z की बात करता तो जो लास्ट वाला था उसको मैंने -2 13 और 3 के 31 के बराबर कर दिया। सबका डिटरमिनेंट निकाल दिया, 36 38 96 36। अब इनको मैंने डिवाइड कर दिया, x इक्वल टू -19/18, y इक्वल टू 8/3। इस तरह से आपका आंसर सीधे आ जाता है। बट सर ये भी तभी सॉल्व होगा जब आपका डेल्टा का वैल्यू जो वो जीरो ना हो, ठीक है ना। इसका प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ सकता है। वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन सिंगुलर है, तो सिस्टम हैज द यूनिक सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर डेल्टा जीरो है तब तो सर आंसर होना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें भी एक और बात आती है। अगर डेल्टा जीरो है एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, चार डेल्टा है ना मेरे पास, एक तो मेन वाला डिटर्मिनेंट हो गया पूरे का, और फिर वो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। तो अगर मेन वाला डेल्टा आपका जीरो आया और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ये जीरो नहीं है, तो बोलते हैं सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो उस केस में क्या बोल देगा कि सर जो सिस्टम है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, एंड इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद सी आता है आपका, इफ डेल्टा इक्वल्स टू जीरो एंड ऑल ऑफ द डेल्टा इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। इसको करेक्ट कर लेना, इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेना आप, ये यहाँ पे करेक्ट करना होगा, ये भी इक्वल है, ये गलती से अनइक्वल लिखा गया है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। मतलब सारे के सारे डेल्टा अगर जीरो आते हैं तो हम सर कुछ कह नहीं सकते, सिस्टम मे हैव सॉल्यूशन, सिस्टम मे नॉट हैव सॉल्यूशन, बट क्रेमर्स रूल विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट। समझो बात को। अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो आ रही नहीं आ रही है तो आंसर सही है। डेल्टा की वैल्यू जीरो आ रही है लेकिन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जीरो जेड जो है वो नॉन जीरो है, तो नहीं निकलेगा आंसर। और थर्ड है हमारा, अगर सारे के सारे चारों के चारों डेल्टा ही जीरो आ गए तो हम लोग कह नहीं सकते कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं, लेकिन क्रेमर्स रूल विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट। तो इसलिए लिखा हुआ लास्ट में, इफ डेल्टा इक्वल्स टू जीरो and all of delta x delta y are also equal to zero, then system may or may not have solution. If it has solution, equations are dependent and there will be infinite number of solution. अगर इसके solution है तो हमें नहीं पता solution क्या है, infinite solutions हो जाएंगे। If it does not have solution तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशंस नहीं है तो वो सेकंड पार्ट जैसा हो जाएगा, बी के जैसा। तो सर ये सेकंड और थर्ड पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल, अगर डेल्टा जीरो है तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया, नहीं निकलेगा आंसर। अगर नहीं है जीरो तो आंसर निकल जाएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, सिंपल। बस इतनी चीजें याद रखो। तो दोस्तों इसके साथ हमारा डिटरमिनेंट का भी एकदम डिटेल्ड आपका सारा कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा सर, आज हमने पढ़ा एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकला कैसे था, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना सीखा, उसको ट्रांसपोज करना सीखा, उससे एडजॉइंट सीखा, फिर इनवर्स सीखा,
इनवर्स के थ्रू इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालना सीखे, और उसके बाद क्रेमर्स रूल से भी सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है ये समझा। लास्ट के जो दो मेथड्स है बहुत बड़े बड़े हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आ सकते, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी बन सकते हैं, तो इसलिए हमको पता होना जरूरी है। अब अगले वीडियो में दोस्तों आपको इक्वेशंस में इसकी सॉल्व कराऊंगा, और इक्वेशंस का हो सकता है कि यूट्यूब लाइव सेशन भी ले लूं। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद प्लीज कमेंट कीजिए कि मैं आप लाइव सेशन चाहते हैं इक्वेशंस का सॉल्यूशन का, या फिर ऐसे ही रिकॉर्ड करके दे दूं। अगर लाइव चाहते हैं, अगर लोगों का रिस्पॉन्स आएगा तो मैं लाइव भी लूंगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रेगुलर बेसिस में हम लोग वीडियोस डालते रहें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक दिस वीडियो, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर आपको ये यूज़फुल लगा है तो। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय, जय हिंद।